11 देखिए बेटा, ये ए दे रखा है, सी दे रखा है, और बी वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए जो बी वेक्टर है इसको हम सपोज कर सकते हैं कि लेट बी इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कम से कम 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ए क्रॉस बी दिया हुआ है सी के इक्वल, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालिए, ये आई जे के, ए के कोफिशिएंट 1 1 1 हो गए और बी के कोफिशिएंट हो गए एक्स वाई जेड। ये सी वेक्टर के इक्वल हो जाए, तो ये हो जाएगा आई, इसको और इसको छोड़िए तो जेड माइनस वाई माइनस जे, फिर इसको और इसको छोड़ दीजिए तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा प्लस के, इसको और इसको छोड़िए तो ये वाई माइनस एक्स हो, इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो जो सी वेक्टर है वो जे माइनस के इक्वल। तो जब हम दो वेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स इक्वल होते हैं। जैसे इधर z माइनस वाई आई का कोफिशिएंट है, इधर आई नहीं है, तो ये 0 के इक्वल हो। ठीक है, फिर j का कोफिशिएंट माइनस जेड माइनस एक्स, और इधर j का कोफिशिएंट 1, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये x पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस जेड इज इक्वल टू 1। और फिर k का कोफिशिएंट y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशंस हमें मिल गई, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, फिर ये वाली इक्वेशन किस लिए दी हुई है, इसको भी यूज कर लेंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू 3। तो a हो गया है i प्लस जे प्लस के, और b की वैल्यू हो गई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इज इक्वल टू 3, और इनका डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर 4 हो। अब देखिए कि 4 इक्वेशंस 3 वेरिएबल है, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करिए। जैसे हमें किसी एक वेरिएबल को लेके आना है, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं z के टर्म्स में, तो यहाँ से y आ जाएगा z के इक्वल, और x को भी z के टर्म्स में लिख सकते हैं, यहाँ से x हो जाएगा 1 प्लस जेड के इक्वल। तो इन दोनों की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 4, तो यहाँ से y की वैल्यू z के टर्म्स में लिखेंगे, x की वैल्यू z के टर्म्स में लिखेंगे, तो सिर्फ z ही बचेगा और z की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू डाल दीजिए, 1 प्लस जेड हो जाएगा, फिर y की वैल्यू z के इक्वल हो गई, और z तो z है ही, तो दिस इज इक्वल टू 3। तो 3z इज इक्वल टू, ये 1 इधर ले जाइए, 2 के इक्वल हो गया, तो z की वैल्यू हो गई 2/3। तो अब x और y भी दोनों आ जाएंगे, z 2/3 है तो y भी 2/3 हो गया, क्योंकि z y के इक्वल है, और x हो जाएगा 1 प्लस जेड के इक्वल, दैट इज 1 प्लस 2/3, तो ये 5/3 के इक्वल हो। ठीक है, तो उससे पूछा है कि बी वेक्टर बताइए, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ गई, तो बी वेक्टर हो जाएगा, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एक्स हो गया 5/3, फिर y और z दोनों 2/3 के इक्वल हो गए, तो 5/3 आई प्लस 2/3 जे प्लस 2/3 के। और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद और कोई डाउट है तो? 12th। 12 देखिए। ये देखो, जो इसमें डेटा दिया हुआ है उसको डिकोड करते हैं।
ये देखो a डॉट b इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? a डॉट b इज इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब a b के परपेंडिकुलर हो गया, तो a इज परपेंडिकुलर टू b। फिर ऐसे ही a डॉट c इज इक्वल टू 0 है, तो c डॉट a और a डॉट c मतलब एक ही है, तो a डॉट c 0 का इक्वल है, मतलब a c के परपेंडिकुलर है। और फिर b और c के बीच का एंगल दिया हुआ है, एंगल बिटवीन b एंड c, ये एंगल दिया हुआ है π/6 के, तो ये प्रूव करना है। तो देखिए ये जो प्रूव करना है इसको ध्यान से देखिए, तो ये a वेक्टर जो है वो b क्रॉस c के टर्म्स में लिखा हुआ है और ये कोई रियल वैल्यू है, तो यही से इसका पता लग रहा है कि ये a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b क्रॉस c है, यानी कि a b क्रॉस c के पैरेलल है। तो वो आप यहाँ से इसको देख सकते हो, a b के परपेंडिकुलर है और c के परपेंडिकुलर है। तो अगर किसी प्लेन के अंदर ये दो वेक्टर्स हैं, एक b और एक c, ये जैसे b हो गया और ये c हो गया, अब ये a इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो a इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, और हमें पता है कि b क्रॉस c भी ऐसा ही वेक्टर होता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हो गया कि a जो है वो b क्रॉस c की डायरेक्शन में होगा, a और b क्रॉस c की डायरेक्शन सेम है, यानी कि a इज पैरेलल टू b क्रॉस c। और अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल होता है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b क्रॉस c। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर। तो देखो काफी हद तक तो आ गया, बस अब हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें ये दिया हुआ है कि ए बी सी यूनिट वेक्टर्स हैं, इसका मतलब हो गया कि ए बी सी का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो एज ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, तो ये कंडीशन इसलिए दी हुई है कि हम लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो ए बी सी अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो इन सभी का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा टाइम्स b क्रॉस c, तो इसको हम लिख देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा और ये मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस c। इसका क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाइए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c और साइन थीटा, तो b और c के बीच का एंगल π/6, तो थीटा की वैल्यू π/6 के इक्वल हो जाएगी, ये b क्रॉस c की वैल्यू होगी। तो अब इसमें इन सब की वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो a का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ये मॉडुलस लैम्डा, b का मैग्नीट्यूड 1, c का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मॉडुलस लैम्डा इज इक्वल टू 2, और अगर मॉडुलस लैम्डा 2 के इक्वल होगा तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू ±2। ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, अब इसको लैम्डा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये रिजल्ट आ जाएगा, तो फ्रॉम 1 and 2 वेक्टर a इज इक्वल टू ±2 b क्रॉस c एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो जो ये प्रूव करना है उसी से ये पता लग रहा है कि ये वेक्टर इसके पैरेलल है ना, तो इसमें ये जो डेटा दिया हुआ है इससे हमें ये पता लग जाएगा ये इसके पैरेलल है, बस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी। और बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद। सानिया आरसिया बेटा बताइए, कोई 12th के बाद और कोई डाउट है तो। सर क्वेश्चन 16। बेटा सानिया तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं मेरा 15 है।
ये देखिए बेटा, ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है और इसकी म्यू की वैल्यू पूछी है। तो इन सभी का डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ करना है। तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल गिवन है। तो वेक्टर्स का सम तो वेक्टर के इक्वल ही होता है, तो इसलिए हमने 0 के ऊपर वेक्टर साइन लगा दी। तो ये 0 वेक्टर हो गया। अब हम इसको a प्लस बी प्लस सी को इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, तो इधर हो जाएगा 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर। अब इसको डॉट प्रोडक्ट करिए तो ये a डॉट a, फिर a डॉट b प्लस a डॉट c, फिर b को इसके साथ करिए तो b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c, और फिर c को इन तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए तो ये बन जाएगा c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। और ये 0 डॉट 0, ये मैग्नीट्यूड ऑफ 0 वेक्टर का स्क्वायर। प्रॉपर्टी होती है डॉट प्रोडक्ट की, a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये a डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। फिर ये a डॉट b और b डॉट a ये दोनों इक्वल होंगे तो ये डबल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ a डॉट b। फिर a डॉट c और c डॉट a, ये ट्वाइस ऑफ c डॉट a। फिर b डॉट b मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर हो जाएगा, और b डॉट c और c डॉट b ये ट्वाइस ऑफ b डॉट c के इक्वल हो जाएगा। और फिर ये c डॉट c मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर, और 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 0 ही होगा। तो देखिए इनकी वैल्यूज दी हुई है, ए बी सी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो a का मैग्नीट्यूड हो गया 1, फिर b का मैग्नीट्यूड हो गया 4, तो 4 स्क्वायर, और c का मैग्नीट्यूड हो गया 2, तो 2 स्क्वायर। और इन तीनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो ये बन जाएगा a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a, ये 0 के इक्वल हो। तो 1 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 2, और इसका रिजल्ट आ गया म्यू के इक्वल, तो ये 2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो 21 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू हो गई -21, और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो -21/2। और बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद और कोई डाउट है तो? Sir, question 16. क्वेश्चन नंबर 16, Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। ठीक है, ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू होगी। अब राइट हैंड साइड को देखिए, राइट हैंड साइड है a डॉट बी इंटू टेन थीटा। तो a डॉट बी का वैल्यू होता है a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। तो देखो ये ए बी का मैग्नीट्यूड तो मैच कर रहा है, हमें बस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री और सॉल्व करना है। साइन थीटा लेके आना है, तो टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी साइन थीटा होगा।
तो therefore left hand side is equal to right hand side. और बताइए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के बाद। सर मेरे पास और नहीं है। और डाउट्स हैं? सानिया बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर, और डाउट्स नहीं है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये वेक्टर की एप्लीकेशन ही है बेटा। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस की एप्लीकेशन है। तो अभी तक हमने जो वेक्टर्स में डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर है तो हम उसको उसके डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में लिख सकते हैं, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो ये जो ए बी सी है, दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए कॉमा बी कॉमा सी। और बी वेक्टर है यूनिट वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में लिख सकते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, एल कॉमा एम कॉमा एन। तो अगर हमें ए कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। और अगर हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं तो उस यूनिट वेक्टर से हमें ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस निकल जाएंगे। एल एम एन में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, ये इनका आपस में रिलेशन होता है। और दूसरा ये कि एल कॉस अल्फा के इक्वल होता है, एम कॉस बीटा के इक्वल होता है और एन कॉस गामा के इक्वल होता है। ये अल्फा बीटा गामा जो है इनको डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डायरेक्शन एंगल्स। तो जो अल्फा है दिस इज एंगल विथ एक्स एक्सिस। किसका एंगल है ये? ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ। बीटा वाई एक्सिस के साथ है और गामा जेड एक्सिस के साथ। ठीक है, ये इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये कि अगर कोई लाइन है और उसके ऊपर दो पॉइंट्स हमें पता है, जैसे ये ए एक पॉइंट हो गया और बी पॉइंट हो गया। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं x1 y1 z1 और इसके कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं x2 y2 z2,
और हमें इसके डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए हमें इसके अलोंग एक वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम ये ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है कि बाद वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस करें। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और a का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। इसको सॉल्व करिए तो ये i का कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे तो ये x2 माइनस x1 i कैप, फिर ये हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तो ये ए बी वेक्टर हो गया, और वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ए हो जाएगा x2 माइनस x1, बी हो जाएगा y2 माइनस y1 और सी हो जाएगा z2 माइनस z। अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो हमको इसके डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे कोई लाइन है, इसके ऊपर ये दो पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट है ए 2,0,3 और एक पॉइंट गिवन है बी 1,4,6। तो इसमें हमें डायरेक्शन रेशियोज बताने, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी और डायरेक्शन कोसाइंस बताने। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ए बी वेक्टर निकालेंगे तो उससे डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे। तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा i प्लस 4j प्लस 6k, और ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i प्लस 0j प्लस 3k। अब इसमें माइनस करोगे तो i माइनस 2i माइनस i हो जाएगा, 4j 0 को तो माइनस करेंगे 4j ही रहेगा, और ये 6k माइनस 3k प्लस 3k हो जाएगा। तो वेक्टर से हमको डायरेक्शन रेशियोज मिल जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू a is equal to -1, b is equal to 4 and c is equal to 3। ये डायरेक्शन रेशियोज हो। और अगर हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लें ए बी कैप, तो ए बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा -i प्लस 4j प्लस 3k, और इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो अंडर रूट -1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, that is -i plus 4j plus 3k divided by under root 1 plus 16 17 plus 9 26। तो हो जाएगा -1 बाय अंडर रूट 26 i कैप प्लस 4 बाय रूट 26 j कैप और 3 बाय रूट 26 k कैप। ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो यूनिट वेक्टर से हमको डायरेक्शन कोसाइंस मिलता है। तो जैसे यूनिट वेक्टर मिलेगा तो उसका मतलब हमको डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे L is equal to -1 by root 26, M is equal to 4 by root 26 and N is equal to 3 by root 26। ठीक है, तो कभी भी आपको डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं तो वेक्टर निकाल लो उसके अलोंग, और डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं तो यूनिट वेक्टर्स निकाल लो।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। नेक्स्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ डीसी। डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस। जैसे एक्स एक्सिस है तो हमें इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें इसके अलोंग एक यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका एक यूनिट वेक्टर आई कैप, ये स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो आई कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 0j प्लस 0k। तो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 1, 0, 0। ये इसको एक समझने का तरीका है। दूसरा आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एल यानी कि कॉस अल्फा हो जाएगा cos 0 दैट इज 1, फिर m हो जाएगा cos बीटा दैट इज cos 90 0, और n हो जाएगा cos गामा दैट इज cos 90। ठीक है, तो एंगल के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू, और ये यूनिट वेक्टर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है जे कैप। जे कैप का मतलब 0i प्लस j प्लस 0k। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 0, 1, 0। इसी तरह से डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जेड एक्सिस, तो इससे हम k कैप की वैल्यू निकाल सकते हैं i 0i प्लस 0j प्लस k। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 0, 0, 1। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एक्सिस हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस हम यूनिट वेक्टर के हेल्प से डायरेक्टली समझ सकते हैं। अब इनके डायरेक्शन कोसाइंस की, डायरेक्शन रेशियोज की कुछ कंडीशंस हैं, वो देखते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे ये वेक्टर 1 दिया हुआ है और ये वेक्टर 2 है, इसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं ए बी सी। तो ये A1, B1, C1 फर्स्ट वेक्टर के लिए, और इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं A2, B2, C2। डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है L1, M1, N1, और इसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं L2, M2, N2। तो इसका फर्स्ट केस देखिए, केस फर्स्ट। ये जो फर्स्ट वेक्टर है इसको हमने नाम दिया A1 वेक्टर, और जो सेकंड वेक्टर है उसको हमने नाम दिया A2 वेक्टर। तो पहला केस है कि जो A1 है वो A2 के पैरेलल है। तो अगर A1 A2 के पैरेलल होगा तो इसका मतलब होगा A1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A2, है ना। ये देखिए, जैसे सपोज करो ये A वेक्टर है और ये A2 वेक्टर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब देखो कि इसके अलोंग अगर इसका एक यूनिट वेक्टर देखोगे तो ये इसके अलोंग यूनिट वेक्टर हो गया A1 कैप, और इसका यूनिट वेक्टर हो गया A2 कैप। अब जो यूनिट वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड तो 1 के इक्वल ही होगा, तो इसलिए दोनों की लेंथ इक्वल होगी और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। तो इससे हमें ये पता लगता है कि A1 कैप A2 कैप के इक्वल होगा।
तो अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनके यूनिट वेक्टर्स इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम a1 को देखते हैं तो a1 हो जाएगा, वेक्टर को हम डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये जाएगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a2 की वैल्यू ये हो गई a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर दो वेक्टर्स को कंपेयर करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स लाइक कोफिशिएंट्स इक्वल होता है। जैसे i का कोफिशिएंट a1 तो इधर i का कोफिशिएंट लैम्डा a2, फिर b1 और इधर j का कोफिशिएंट हो गया लैम्डा b2। इसी तरह से c1 इज इक्वल टू लैम्डा c2। तो ये हो जाएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू लैम्डा, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इसको कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों की वैल्यू इक्वल होगी। तो पैरेलल की कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में देखोगे तो ये हो जाएगा L1 i कैप यूनिट, ये डायरेक्शन कोसाइन से हम यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, प्लस m1 j कैप प्लस n1 k कैप, और ये हो जाएगा L2 i कैप प्लस m2 j कैप प्लस n2 k कैप। कंपेयर करोगे तो L1 इज इक्वल टू L2, m1 इज इक्वल टू m2 और n1 इज इक्वल टू n2। तो डायरेक्शन रेशियोज में ये कंडीशन होती है कि डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होता है, और डायरेक्शन कोसाइंस में ये कंडीशन होती है कि डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केस सेकंड देखिए बेटा, केस सेकंड है ये जो वेक्टर a1 है वो दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है। a1 इज परपेंडिकुलर टू a2, a1 a2 के परपेंडिकुलर। तो ये सिचुएशन है, ये a1 हो गया और ये a2 हो गया। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तो ये जाएगा a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप डॉट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप इज इक्वल टू 0। तो यह जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये इनके परपेंडिकुलर होने की कंडीशन होगी। अब देखिए कि इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा a2 कैप और इसके डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा a1 कैप, वो दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि a1 इज परपेंडिकुलर टू a2 कैप। तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। इनको हम डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो L1 i कैप प्लस m1 j कैप प्लस n1 k कैप डॉट L2 i कैप प्लस m2 j कैप प्लस n2 k कैप इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 0। ये डायरेक्शन कोसाइंस की कंडीशन होगी।
इसका केस थर्ड देखिए बेटा, अगर इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, मान लो ये A1 वेक्टर है और ये A2 वेक्टर है और इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 डॉट A2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड A1 और मैग्नीट्यूड A2। तो A1 डॉट A2 की वैल्यू तो ये लिखी हुई है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। A1 का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और A2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में कंडीशन होगी, और अगर डायरेक्शन कोसाइंस के टर्म्स में देखोगे तो cos थीटा हो जाएगा A1 कैप डॉट A2 कैप डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ A1 कैप, ये जिससे इसकी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर हो गया A1 कैप, और इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो गया A2 कैप, तो इन दोनों के बीच में भी थीटा एंगल ही रहेगा। तो A1 डॉट A2 की वैल्यू आ जाएगी ये L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो ये 1 इंटू 1, यानी कि cos थीटा आ जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया जिनके डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है, और अगर डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में देखना है तो डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 तो जो 3D की फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस है, एक तरह से वो वेक्टर की ही एक्सरसाइज है। ठीक है, तो बेटा आपको फर्स्ट एक्सरसाइज विद एग्जांपल्स करना है। एक्सरसाइज 11.1 विद एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, तो ये पूरी एक्सरसाइज करके रखनी है, नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, इससे आगे वाली एक्सरसाइज। थैंक यू सर। ओके।